हेलो छात्रों, एक बार फिर आप लोगों का किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए तो फिर आज नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस क्लास का पूरा लुत्फ उठाइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। इस क्लासेस में आपको ट्रांसफॉर्मर को बाकी सभी पार्टों के बारे में बताया जाएगा। आप मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे से पहले इससे पहले जो भी क्लास ली होंगी वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और उन क्लासों में जो एक दो पॉइंट छूट गए थे वो पॉइंट भी इस क्लास में पूरे कर दिए जाएंगे। चलिए तो देखते हैं आज की क्लासेस। ट्रांसफार्मर के बाकी बाकी सारे मुख्य भाग हैं, उन भागों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे इससे पहले क्लासेस में बाइंडिंग पढ़ा था। बाइंडिंग से पहले आपने एक ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी पढ़ा था आप लोगों ने, और नेमनेट कोर भी पढ़ा था। ये क्लास आपके सामने मैंने करा दी थी उस दिन। आज उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में आपको बाकी के जो भी पॉइंट बचे हैं वो पॉइंट के किया जाएंगे, पूरे किए जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला जो बचा हुआ पॉइंट था वो तो रह गया आपका कंटेनर, रह गया था कंटेनर। कंटेनर दूसरा पार्ट आपका बचा था टर्मिनल। ये ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग होते हैं चार। पहला आपका बाइंडिंग, फिर नेमलिट कोर, फिर कंटेनर और टर्मिनल। कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी भी होती है ट्रांसफार्मर में जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बुशिंग हो गई, बुक रिले जो हो गया, ईटीसी। और भी सारे पार्ट टर्मिनोलॉजी भी कराई जाएगी, बताई जाएगी। इसके साथ साथ कौन से प्रोटेक्टिव डिवाइस भी यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर की रक्षा किया जा सके। प्रोटेक्टिव डिवाइस का उत्तर रक्षा करना होता है या रक्षा एक अलग सकती है। हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो उससे पहले, बनाने से पहले हम इसके बारे में एक थोड़ी सी भी चीज और जान लेते हैं। इस बनाने के बाद इसका प्रयोग अधिक से अधिक या इसकी लाइफ ज्यादा ज्यादा कैसे किया जा सके, इसीलिए उनको बचाने के लिए कुछ सहायक उपकरण भी लगाए जाते हैं। तो उन्हीं को बारे में हम बताएंगे। तो चलिए चलते शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में आपके बाकी बचे हुए सारे पॉइंट बताए जाएंगे जो मुख्य पार्ट बचे हैं ट्रांसफार्मर के। तो पहले शुरुआत करते हैं कंटेनर की। कंटेनर क्या है? अगर मैंने आप लोगों से बोल दिया कंटेनर होता क्या है, तो आप लोगों के माइंड में तुरंत सी बिजली की तरह दौड़ जाना चाहिए। कंटेनर एक तरह का टंकी जैसा नुमा होता है। उस टंकी में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर रखने के साथ साथ हम एक तेल यूज करते हैं जिसे खनिज तेल कहते हैं। खनिज तेल का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर को ठंडा करना मुख्य काम होता है। और दूसरा काम आपका मुख्य काम होता है क्या? उसे बाइंडिंग को इंसुलेटेड का काम भी करता है। ये आपका कंटेनर का काम होता है। क्या होता है? कंटेनर का काम होता है। तो आप लोग कंटेनर का मुख्य काम क्या होता है? मुख्यतः ट्रांसफार्मर को बाहरी आवाजों को सुरक्षा प्रदान करना। एक तरह का ड्रम नुमा होता है या टैंक नुमा होता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना होता है कंटेनर का कवर। एक तरह का आंधी तूफान और वायुमंडल की सुरक्षा से भी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आपको लिखने दे रहा हूं, बाहरी आघातों से, बाहरी आघातों से रक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। ये ट्रांसफार्मर को ठंडा एवं प्रतिरोधक का कार्य करता है और बाहरी हालातों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका कंटेनर का मुख्य काम है। अब बात करते हैं टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल को हम सिरा बोलते हैं। हिंदी में बोलो सिरा, सिरे, सिरे या सिरा। ठीक है, सिरे बोलते हैं। अब सिरों के क्या होता है, देखिए टर्मिनल क्या होते हैं। इसकी सहायता से प्राथमिक कुंडली में स्रोत दिया जाता है और द्वितीय कुंडली से स्रोत लिया जाता है। बुस्टिंग की सहायता से टर्मिनल के माध्यम से स्रोत से जोड़ा जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? स्रोत से जोड़ा जाता है। क्या? कुंडलियों को स्रोत से जोड़ा जाता है। कुंडलियों को किसको जोड़ा जाता है? कुंडलियों को।
ठीक है, कुंडलियों से। किससे जोड़ा जाता है? कुंडलियों से, ठीक है। टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल वे एक तरह के स्रोत से जुड़ने वाले सिरे होते हैं, स्रोत से जुड़ने वाले सिरे होते हैं। अगर जिस ओर से स्रोत को जोड़ा जाता है या इनपुट दिया जाता है वो प्राथमिक कुंडली के सिरे कहलाते हैं, और जिस ओर से लिया जाता है उसे सेकेंडरी कुंडली के सिरे कहे जाते हैं। टर्मिनल सिरे हमेशा दो होते हैं, टर्मिनल दो होते हैं। टर्मिनल मुख्यतः तो आपको वो आधार करता है, टर्मिनल दो नहीं कह सकते हम, ना एक कह सकते हैं, ना हम छह कह सकते हैं, ठीक है। हम वो डिपेंड कर सकता है, पार्टिकुलर नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है वो ट्रांसफर किस फेज का है। मिनिमम से मिनिमम आपके सिरे दो होते हैं, मिनिमम से मिनिमम दो दो, तो दो इनपुट के होंगे, दो ही आउटपुट होंगे, तो आपके एक ट्रांसफॉर्मर में चार सिरे बन गए। इसी तरह से अगर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर तो तीन इनपुट होंगे तो तीन ही आउटपुट होंगे, ठीक है। ये आपके हो कितने? आठ हो गए। अगर आपको स्टार डेल्टा डेल्टा में जुड़ा है तो आठ बनेंगे, नहीं सॉरी छह बनेंगे, तीन तीन छह। डेल्टा डेल्टा में जुड़ा है तो छह बनेंगे। अगर एक डेल्टा में एक स्टार में बढ़ा है तो तीन, और तीन दो इनपुट में चार, एक न्यूट्रल बन के जानता है, कितने हो गए? सात। इस तरह से टर्मिनल सात होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो हमारे घर में पाए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। घरों के बाहर आपने देखे होंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर या फोर, और आपके सिक्स टर्मिनल, मतलब ये होते हैं। वैसे मुख्य ट्रांसफार्मर के फेजों का तीन दो प्रकार होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, टीएफ, और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये मुख्य दो प्रकार होते हैं फेज के आधार पर। देखें फेज के अकॉर्डिंग देखें ट्रांसफार्मर होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब इसमें टर्मिनल की बात करेंगे, इसमें दो इनपुट पे होंगे और दो ही आउटपुट के टर्मिनल होंगे, ठीक है। दो इनपुट के दो ही आउटपुट टर्मिनल होंगे। तो इस तरह से अगर दो प्लस दो चार हो गए टर्मिनल। अगर आप अगर थ्री फेज की बात करेंगे, थ्री फेज की बात करेंगे, ये सिर्फ सिंगल फेज के लिए बात कर रहा हूँ, ये तो निश्चित है चार इनपुट होंगे। थ्री फेज की बात करेंगे तो थ्री फेज में क्या करेंगे, अगर आपका डेल्टा डेल्टा में ट्रांसफार्मर है, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो तीन प्लस तीन बन जाएंगे, तो छह बन जाएंगे। अगर डेल्टा और स्टार में है तो आपके बन जाएंगे तीन प्लस चार, इस तरह से सात टर्मिनल बनेंगे, ठीक है। टर्मिनल की बात बताओ, टर्मिनल की क्या हो, सात टर्मिनल बन जाएंगे, इस तरह से बन जाएंगे। आप देखते हैं ट्रांसफार्मर टर्मिनल समझिए क्या होते हैं, टर्मिनल क्या होते हैं समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग भली भांति इन चीजों को समझ गए जिन चीजों मैंने आपको बताया है। चलिए, तो आज इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हुए दूसरे एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली क्या होती है, ट्रांसफार्मर किस से काम करता है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत तो मैंने बता दिया, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली आपको नहीं बताई थी। चलिए, तो आज की क्लास में इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ये कार्य प्रणाली क्या होती है ट्रांसफार्मर की। देखिए, इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली के चारों प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको किससे जोड़ा जाता है? ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, आप लोगों को भली भांति पता है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है। अगर जिस सोर्स से उसे जोड़ेंगे उस कुंडली का उसी स्वभाव का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर एसी पे काम करता है। जब हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं प्राथमिक कुंडली को तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र कौन सा? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को। चलिए, तो द्वितीय कुंडली के चालक, कुंडली के चारों द्वितीय कुंडली के चालक प्राथमिक कुंडली द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल रेखाओं का
छेदन करते हैं। छेदन करते हैं मतलब क्या करते हैं, छेदन मतलब काटते हैं। किनको काटते हैं, काटते हैं, क्या काटते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं। किसको काटते, किसमें काटते हैं, प्राथमिक कुंडली में। जब हम क्या करते हैं, जब आपको हम किसी भी जैसे सपोज करें, ये आपके ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है। यहाँ आपका लोड लगा है, यहाँ आपका स्रोत लगा है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। यहाँ जब हम किसी स्रोत प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो कुंडली के चारों प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राथमिक कुंडली में स्थापित, प्राथमिक कुंडली में स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, यह स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है। चुंबकीय बल रेखाओं का करता है, जब भाई क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जब ये स्थिर है तो इनकी जो चालक टर्न्स है, चालक टर्न्स है, वो स्थिर होने का कारण क्या है, प्रतिच्छेदन करते हैं, मतलब इसे काटते हैं, छेदन करते हैं। तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत भागबल जब इसके द्वारा इसमें फिर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्त, जो आपने एक नियम पढ़ा होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा है, तो फैराडे जी ने क्या बताया था आपको कि जब हम किसी स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा जोड़ते हैं तो उस कुंडली में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसके सटीक कोई कुंडली अगर रखी है तो उसमें भी एक छेदन द्वारा, प्रतिच्छेदन द्वारा या उसके छेदन द्वारा, सॉरी छेदन द्वारा उसकी द्वितीय कुंडली में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो प्राथमिक कुंडली में स्थित चालकों के द्वारा उसमें भी एक विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह से जो एक से दूसरे में, इसी को हम विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी एक विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। जब अब हम कह सकते हैं, अब इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र हुआ और उसमें भी चला गया, लेकिन ये दोनों कुंडली एक दूसरे को ना तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है ना मैकेनिकल कपलिंग होती है, स्पर्श नहीं की जाती है, मैकेनिकल कपलिंग नहीं होती है। तो इसके कारण एक कुंडली से दूसरी कुंडली में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित होना ही, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होना या एक से दूसरी जगह पर चली जाना विद्युत ऊर्जा का ही, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। आप लोगों को समझ में आएगी कार्य सिद्धांत किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का। अब आपको दोबारा फिर बताता हूँ, अगर आपको कभी डांटे तो क्लियर कर लीजिए। जब हम प्राथमिक कुंडली को किसी विद्युत प्रत्यावर्ती चुंबकीय, जब हम प्राथमिक कुंडली को किसी प्रत्यावर्ती ऊर्जा द्वारा जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में एक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती का, ध्यान रखना, हो जाता है। तो द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राथमिक कुंडली में स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है आपको और बता दूं। चुंबकीय क्षेत्र जब बनेगा जब उसमें चुंबकीय बल रेखा होती है, तब हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, तो उसमें बल रेखा बनी होंगी। आप लोगों को पता चल गया जब होगा चुंबकीय क्षेत्र, जब उसमें चुंबकीय बल रेखाएं बनी होंगी। तो द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राथमिक कुंडली में उपस्थित या स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। यह उसमें प्राथमिक कुंडली के जो चालक है वो उसमें काटती है क्या, चुंबकीय बल रेखा, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में एक विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। जब इसको काटती हैं तो जब इसमें काटती है तो इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ऑटोमेटिक एक चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी उत्पन्न हुआ। तो ये प्राथमिक कुंडली में स्थित चालकों की संख्या के कारण चालक जो उपस्थित है उसमें भी एक छेदन होगा, चुंबकीय रेखा भी कटेंगे। जब कटेंगे दोनों में एक विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाएगा, दोनों में विद्युत भागफल उत्पन्न होगा। जब विद्युत भागफल होगा तो ये लोड से चले जाते, तो हम कह सकते हैं
एक कुंडली से दूसरी कुंडली में विद्युत का स्थानांतरित होना ही, या विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित होना ही ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया आपको? समझ गया? चलिए, ये आप लोगों को बता दिया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। पहले बताया था ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करता है, या हम इंग्लिश से बोलेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं क्लास को। आगे कल फिर उपस्थित होंगे नई क्लास के साथ। तब तक हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद। और आप लोग हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए, खराब लग रही हो तब भी कमेंट कीजिए, जिससे हमारे अपना मनोबल बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाने का एक ऊर्जा मिले मुझे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।